नमस्कार दोस्तों, अज्ञात की ओर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी जो सोच है वह आपके संपूर्ण जीवन पर किस प्रकार से परिणाम करती है और वो जो परिणाम है वो मानसिक होता है, शारीरिक होता है या फिर किस प्रकार का। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा हम वैज्ञानिक जो उसके आधार हैं वो लेके ही चलेंगे। मतलब इसका मानना ये नहीं है कि आप हवा में नहीं बोलेंगे कि आपको ये करना है, इस तरह से करना है। जाने अनजाने में भी आपकी जो सोच है वो कई मायनों में आपके जो विचार होते हैं या फिर आपका जो जीवन होता है उसके ऊपर परिणाम करते ही रहते हैं। तो इसी वीडियो में यही जो बात है पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह जो बात है, मतलब आपकी जो सोच है वो किस प्रकार से परिणाम करती है। इसके संदर्भ में जो मेडिसिनल जो फील्ड है या फिर जो औषधि का जो फील्ड है या फिर मेडिकल फील्ड है उसके बारे में एक उदाहरण लेंगे जिसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी या फिर उसके संदर्भ में सर्वे भी किया था। इटली में अस्पताल में ये सर्वे किया गया था या फिर यह जो संशोधन था इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई थी। हुआ यूँ कि थोरेसिक ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं, मतलब ये जो ऑपरेशन होता है वो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके संदर्भ में होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन होता है, बहुत ही बड़ा होता है। मतलब इसमें एनेस्थेशिया के हेवी डोसेजेस वगैरह दिए जाते हैं। एनेस्थेशिया मतलब भूल, जिसे मतलब अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आपको पता नहीं लगना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जो औषधि दी जाती है उसे एनेस्थेशिया कहते हैं। तो एनेस्थेशिया के काफ़ी हेवी डोसेज दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की वेदना न हो। तो इस थोरेसिक ऑपरेशन में क्या क्या किया जाता है कि बड़ा छेद किया जाता है पीठ के पीछे, जिसकी वजह से ऑपरेशन के दरमियान या फिर जो ऑपरेशन अगर आपके गुर्दे से रिलेट करने वाला है या फिर आपके हृदय से रिलेट करने वाला है तो वहाँ तक पहुँचा जा सके। तो बड़ा छेद करने के कारण उसके जो पेन होती है वो भी काफ़ी तीव्रतम होती है। तो इसी वजह से जो एनेस्थेशिया है वो दिया जाता है। अब होता यह है कि एनेस्थेशिया जब भी ऑपरेशन होने के बाद करीबन 1 घंटे के बाद ये जो एनेस्थेशिया का जो असर होता है वो धीरे 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 कम होते जाता है और वो जैसे ही कम होते जाता है तो आपको, मतलब जो पेशेंट है उसको उसकी जो वेदना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब इतनी ज़ोरदार होती है कि वो बहुत चिल्लाता है। तो इसी वजह से जैसे ही एनेस्थेशिया का ये जो असर है कम होता है उसके बाद उसे मॉर्फिन नामक एक वेदना शमक ऐसी औषधि होती है वो दी जाती है, जिसकी वजह से आप इसे पेन किलर भी कह सकते हो, दी जाती है। इसमें यह किया गया, 2 ग्रुप बनाए गए, मतलब जिनके भी ऑपरेशन हुए हैं उनके 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को जो मॉर्फिन दिया गया वो डॉक्टरों के द्वारा दिया गया और एक जो ग्रुप था उन्हें भी उतने ही मात्रा में मॉर्फिन दिया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मुझे मॉर्फिन दिया गया है भी या नहीं। लेकिन उन्हें मॉर्फिन दिया गया था लेकिन मशीन के द्वारा दिया गया था। तो थोड़े मतलब समय जैसे गुजरा तो जिन मरीज़ों को जो डॉक्टर ने मॉर्फिन दी थी उनका जो मतलब इनकी जो वेदना थी वो काफ़ी मायने में कम हो गई और वो नॉर्मल भी हो गए। लेकिन जिन पेशेंट को जो मॉर्फिन दी गई थी, मतलब मशीन के द्वारा, उनकी जो वेदना थी वो कम नहीं हो पाई। तो इसके पीछे कारण पूछा गया, इनको पूछा गया कि आपके वेदना जो भी है तो उसमें क्या आपकी जो पेनिंग है उसमें कुछ फ़र्क आया है या नहीं। तो वो बोले कि कुछ भी फ़र्क नहीं, मतलब वो चिल्लाने लगे जैसे कि उनको कुछ भी किसी भी प्रकार के जो वेदना शामक है वो नहीं दिए गए, लेकिन उनको दिए तो गए थे। फिर ये असर क्यों हुआ? देखिए इसके पीछे कारण यही था कि जैसे जिन मरीजों को डॉक्टर ने मॉर्फिन दी थी उनको वो विश्वास दिलाया गया था कि आपको ये मॉर्फिन दी गई है और आपको इसका असर मिलेगा, और वो जो लोग थे उन्होंने भी वही एक्सपेक्ट किया कि मुझे ये मॉर्फिन मिल गई है तो अब मैं मतलब थोड़ी समय में वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा या फिर मेरी जो वेदना, मेरी जो पेनिंग है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। तो यहाँ पर उनका जो माइंडसेट था, उनकी जो सोच थी वो उसने काफ़ी असर दे दिया। हालांकि मॉर्फिन दोनों ग्रुप को उसी प्रकार से दिया था। इसी तरह वो जो डॉक्टर थे, मतलब यह जो पूर्ण प्रयोग किया गया, इसके जो डॉक्टर थे इन्होंने यह बात और भी जो मतलब डिजीज़ है जैसे कि एंजाइटी है, पार्किंसन है या फिर हाइपरटेंशन है, ऐसे जो डिजीज़ थे उसमें भी उन्होंने यही किया कि जिनको भी उन्होंने ट्रीटमेंट दी, ऐसे 2 भाग बनाए गए
एक भाग के जो पेशेंट है उनको वो ट्रीटमेंट देने जाते, उनको कहा गया, उनको विश्वास दिलाया गया कि जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं उससे उनकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी मायनों में कम हो गया। और दूसरे जो थे उनको उनके बारे में कहा गया नहीं कहा, लेकिन उनको वो मेडिसिन दी गई। लेकिन जिनको ये विश्वास दिलाया गया कि इस मेडिसिन का उनके ऊपर काफ़ी अच्छा असर होने वाला है, उनके जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे दिखाई गए। तो यही बात होती है कि आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा असर करता है। मतलब ये बात आपने प्लेसिबो इफेक्ट में भी देखी होगी। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि जो एक टैबलेट होती है वो शुगरी होती है, शक्कर उसमें होती है थोड़ी बहुत, और वो दी जाती है। हालांकि वो किसी मेडिसिन से रिलेट करने वाली नहीं होती, लेकिन विश्वास दिलाया जाता है। कई बार हम ये देखते हैं कि सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट होता है या फिर ऐसी जो पिल्स होती है वो देने के कारण नहीं। इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आपको विश्वास दिलाया गया हो कि ये आप लेने से आप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगी, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप वो जो इफेक्ट है, आप ये जो परिणाम है वो किस तरह से ले रहे हो। अगर आपने वो पॉजिटिव ले लिया, अगर आपने वो जो पिल्स है, वो जो टैबलेट है, उसके बारे में अगर आपने ले लिया कि ये टैबलेट मुझे अच्छी करने वाली है, उसके बाद ही वो असर शुरू होता है। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट अच्छी तरह से करते हो कि मुझे ये टैबलेट है, मुझे दवाई है, गोली है, उससे मैं ठीक होने वाला हूँ, तो वो जो बात है वो आपके जो शरीर है उसके पीछे काम करना शुरू कर देता है, और कंपैरेटिव काफ़ी अच्छी तरीके से आप ठीक हो जाते हो। तो इसे प्लेसिबो इफेक्ट करते हैं। देखिए, अभी तो ये हमने उदाहरण लिया कि मेडिसिन के बारे में, औषधि के बारे में, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो एक्सरसाइज पर भी होता है। जी हाँ, हालांकि ये मानना बहुत कठिन होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो ये भी एक प्लेसिबो इफेक्ट है, लेकिन जी हाँ, ये भी प्लेसिबो इफेक्ट होता है। इसके संदर्भ में भी एक उदाहरण लिया गया या फिर संशोधन किया गया। यूएस के करीबन 84 जो हाउसकीपर थे, मतलब विभिन्न 7 होटल के, मतलब अलग अलग जगह के जो 7 होटल थे, उनमें से 84 जो हाउसकीपर है उनके ऊपर यह प्रयोग किया गया। इनका जो हाउसकीपिंग का जो काम है वो पूरे दिन भर चलता है, और उस पूरे दिन में ये जो वर्कर्स होते हैं, वो काम वाले होते हैं, खड़े रहकर ही काम किया जाता है, और उसमें बहुत सा काम होता है जिसकी वजह से उनके बहुत जो कैलोरीज है वो बर्न होते हैं। मतलब देखा जाए तो 1 घंटे में करीबन 200, 250, 250 तक कैलोरी 1 घंटे में खर्च होते हैं। इनके इतने ज़्यादा अगर उनको जोड़ा जाए, ये जो सभी कैलोरी वो जो बर्न करते हैं दिन भर में, अगर उससे जोड़ा जाए तो वो 3 से 4 घंटे जो एक्सरसाइज करते हैं जिम में, उससे भी उनकी जो कैलोरी बर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी वो जो मतलब ये पूरे जो काम करने वाले थे, उनसे पूछा गया कि आप में से कितने जन मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम एक्सरसाइज तो नहीं करते, मतलब काम करते करते ही इतना काम हो जाता है, तो फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते। फिर उनको ये कहा गया, 2 ग्रुप बनाए गए, उनमें से 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को कहा गया कि आप जो काम करते हो, वो जो 2 से 3 घंटे जो एक्सरसाइज करते हैं जिम में, उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो कैलोरीज है वो काफ़ी बर्न होती है। इस वजह से आपका जो शरीर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है, और आपकी जो फिगर है, आपकी जो पूरा जो शरीर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है। और दूसरा जो ग्रुप था, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया कि वो जो काम करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है या फिर उसके एडवांटेजेस उनको किस तरह से मिल सकते हैं। और इसी तरह करीबन 4 मतलब वीक के बाद, मतलब करीबन 1 महीने के बाद फिर से सर्वेक्षण किया गया, तो उन्होंने पाया कि जिस ग्रुप को उन्होंने ये मतलब दिया था, पूरी ब्रीफिंग दी थी कि आप अगर उस पर काम करते हो तो आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपकी जो माइंड सेट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आप कैलोरी में बर्न करते हो, तो जिनको ये ब्रीफिंग दी गई थी उनमें काफ़ी अच्छे असर दिखना शुरू हो गए थे। मतलब उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, और उनको जो कंज्यूमिंग था, उनका जो मेटाबॉलिज्म था वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब चयापचय क्रिया जिसे हम बोलते हैं वो भी काफ़ी अच्छा हो गया, और उनमें एक एनर्जी लेवल हाई हो गई कि हम जो काम करते हैं वो करीबन, हम जैसे जिम में जाते हैं तो हमें जिम में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काम करते ही इतना करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फिजिक है, हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और उनमें काफ़ी अच्छी एनर्जी आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने काम से प्यार करने लगे थे, काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। लेकिन जो ग्रुप उनको इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया, वो जैसा पहले थे उसी प्रकार आगे भी उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं देखे, लेकिन जिनको कहा गया था उनको काफ़ी अच्छे तरीके से परिवर्तन मिल गए। तो यही बात होती है माइंडसेट की। तो अब अभी आपने मतलब ये जो थे संशोधन थे जिसके आधार पर उनमें सिर्फ और सिर्फ उनको ब्रीफिंग दिया गया था 15-20 मिनट का, उसमें ही उनमें वो चेंजेस दिखाए गए, क्योंकि वो बात उन्होंने उसी तरह से एक्सेप्ट की। देखिए,
ब्रीफिंग देने से कुछ नहीं होता। हम कई तरह से देखें कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो अपने अपने तरीके से कुछ बात कह भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की वो आप किस तरह से लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वो सोचते हो कि आप में भी बदल होने वाला है, आप में भी कुछ अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं, अगर वो आप फुल फ्लेश से अपने में समा लेते हो, तो भी आप में जो बदल है, आप में जो परिवर्तन है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी जो सोच है वो आपके शरीर पर भी असर देती है। इसी संदर्भ में और एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें उसके बारे में क्या किया गया कि हर एक जो व्यक्ति था उसको एक मिल्क शेक दिया गया और मिल्क शेक पीने के बाद उसे $75 मिलने वाले थे। तो सामान्यतः जो कई लोग थे इसमें वो सर्वे में शामिल हो गए, क्योंकि एक मिल्क शेक भी पीने को मिल रहा है और $75 भी उनको मिलने वाले थे। उसमें 2 उनको मिल्क शेक पीने थे। एक मिल्क शेक ऐसा दिया गया, उसके बारे में ऐसा कहा गया कि ये जो मिल्क शेक है वो डाइट मिल्क शेक है, उसमें किसी भी प्रकार के कैलोरीज नहीं है, और वो अगर आप पिएंगे तो आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम या फिर आपके जो मतलब फैट वगैरह है उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी, मतलब उसके वैल्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी प्रकार का मिल्क शेक दिया गया है। उससे पहले मिल्क शेक देने से पहले, मतलब जस्ट देने से पहले उनका एक ब्लड सैंपल लिया गया और उसमें उन्होंने देखा कि घरेली नामक एक ये होता है, हंगर हार्मोन होता है, जिसकी जो मात्रा थी वो जैसे ही उन्होंने जो नॉर्मल ये था मिल्क शेक वो पीने के बाद उसकी जो मात्रा थी वो उनकी काफ़ी कम मात्रा में बढ़ी, उनका जो ब्लड था उसमें। और दूसरा एक मिल्क शेक उनको दिया गया जिसमें हाई प्रोटीन, उसमें बताया गया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स है, काफ़ी ज़्यादा क्रीम है, उसमें फैट भी ज़्यादा है, उसमें कैलोरीज वगैरह ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में उसका गलत से परिणाम हो सकता है, या फिर ये बहुत हैवी डोज है कैलोरी का। तो वो भी कंज्यूम करने के बाद, वो पीने के बाद, उस समय भी उनका जो ब्लड सैंपल था वो लिया गया था, और वो पीने के बाद उनके जो ब्लड का जो ग्रेलिन था वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। अभी ये जो दोनों जो मिल्क शेक थे वो दोनों विभिन्न प्रकार के उनको ब्रीफिंग दिया गया, और दोनों देने के बाद उनके जो ग्रेलिन है, मतलब वो जो हंगर का जो हार्मोन्स है वो देखे गए, और उसकी जो मतलब मात्रा थी वो अलग अलग देखी गई। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बदलाव किया गया था, उसके जो उन्होंने जो बताया गया उससे पूरी तरह से विपरीत था। दोनों जो मिल्क शेक थे वो सेम ही थे, सिर्फ उनको अलग अलग तरीके से बताया गया। लेकिन सिर्फ बताने से ही, मतलब सिर्फ उनको कहने से कि इसमें क्या है क्या नहीं है, उनके शरीर में ये हार्मोनल चेंजेस काफ़ी मात्रा में देखे गए। मतलब उनको जो बताया गया वो उन्होंने उसी प्रकार से लिया, इसी वजह से उनके शरीर का जो हंगर हार्मोन है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी या फिर काफ़ी कम ऐसी बात देखी गई। हालांकि वो दोनों मिल्क शेक थे वो सेम ही थे। तो इसी वजह से हम जो खाते हैं उसके प्रति भी आपकी जो सोच है वो किस प्रकार की है वो भी काफ़ी मायने रखते हैं। आप क्या खाते हैं उससे ज़्यादा आपकी जो सोच है वो काफ़ी मायने रखते हैं। इसी संदर्भ में हम और एक भी उदाहरण लेंगे, जैसे कि 2008 में आप सभी को पता होगा कि मतलब मंदी आई थी, जैसे कि अभी भी मंदी चल रही है। इसी के संदर्भ में हमने ये वीडियो बनाया है कि आपकी जो सोच है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो उस समय भी मंदी आई थी, और उस समय देखिए जब भी मंदी आती है तो स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आप लोग भी अभी ये अनुभव करते रहोगे, क्योंकि कई जो न्यूज़ चैनल्स है, कई जो मतलब लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी आ रही है, उसके लिए तैयार रखना। तो मंदी तो आने के जो परिणाम है अभी नहीं मिल रहे, लेकिन उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं, और आप हमारे पर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया। तो ऐसी बात हुई तो 2008 में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। देखिए स्ट्रेस में भी एक होता है बैड स्ट्रेस और दूसरा होता है अच्छा स्ट्रेस। उसमें भी 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें एक ग्रुप को कहा गया कि स्ट्रेस के जो नेगेटिव परिणाम हैं वो गिनवाए गए। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका बीपी हाई होता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में बदल होता है, या फिर आपके जो जीवन होता है वो काफ़ी ये होता है, सभी बातें। मतलब 2008 के जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें स्ट्रेस से क्या होने वाला है। और एक जो ग्रुप था उनको वो कहा गया कि स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, स्ट्रेस जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, एक्टिव बनाता है। स्ट्रेस होने के कारण ही हम हमारी जो लिमिटेशंस है वो काफ़ी आगे तक ले जाती है, और जिसकी वजह से स्ट्रेस काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो वो जो 2 ग्रुप थे वो 2 ग्रुप का फिर से परीक्षण किया गया। तो जिस ग्रुप को स्ट्रेस बैड है उस प्रकार से कहा गया, तो उनमें बीपी के प्रॉब्लम जल्दी से दिखना शुरू हो गए, और वो काम न करते हुए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेते हुए बहुत ज़्यादा फटीग में आ गए,
टेंशन में आ गए। लेकिन जिन लोगों को स्ट्रेस के बारे में पॉजिटिव कहा गया, उनके बारे में अगर देखा जाए तो वो मतलब बहुत अच्छी तरह से वो स्ट्रेस को भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाया और वो मतलब अपने जीवन में काम करने लगे। तो ये बात होती है, आप जो भी बातें देखिए, हमने अभी करीबन 3-4 जो बातें थे उसमें देखिए, जैसे कि मेडिसिन के बात में देखिए, मेडिकल फील्ड के बारे में हमने बात देखी, एक्सरसाइज के बारे में हमने देखा, या फिर हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में, या फिर स्ट्रेस के मतलब मानसिक तौर पर भी देखा कि आपकी जो सोच है वो सोच करीबन हर एक क्षेत्र में काम आती है कि आप किस प्रकार से सोचते हो, आपका जो मन है वो कोई भी बात किस प्रकार से लेता है। देखिए, इसमें यह नहीं होता कि यह सब बात करने के बाद अच्छा मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करना, या फिर अच्छा नहीं करना, या फिर किसी भी प्रकार के मेडिसिन नहीं लेना। ये तो करना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, और सामान्य तौर पर ये होता भी है। लेकिन जो भी आप कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, तो उसमें आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो सोच है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपकी सोच अच्छी हो तो वो आपको और ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपकी सोच नेगेटिव हो गई तो फिर जो भी आपको मिल रहा है उससे आप कुछ अच्छा नहीं बन पाओगे। तो आपकी जो सोच है, और ये जो भी मैंने बातें कही वह पूरी तरह से तथ्यों के ऊपर आधारित है, और इसके संदर्भ में कुछ प्रयोग वगैरह एक्सपेरिमेंट भी किए थे, उसके ही नतीजे मैंने आपको गिनवाए। इसके बावजूद और भी कई फील्ड है, मतलब जीवन का हर एक क्षेत्र है जहाँ पर आपकी जो सोच है वो काम करती है। तो अभी जो आर्थिक मंदी आ रही है, इसके संदर्भ में आर्थिक मंदी आ भी चुकी है, तो इसके संदर्भ में आपकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डेली रूटीन में क्या बदलाव करने चाहिए, कैसे बदलाव करने चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आर्थिक मंदी भी आ जाए लेकिन उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना। अगर जो स्ट्रेस है, जैसे मैंने कहा, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ज़रूर मिल सकती है। स्ट्रेस कितना भी आ जाए, आप स्ट्रेस से बड़े हो और आप स्ट्रेस बहुत ही आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो। अगर ये बात आप में आती है, अगर आपका माइंडसेट इसके लिए तैयार है, तो चाहे कितने भी महामंदी आ जाए, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेस के संदर्भ में, या फिर आपकी जो सोच है उसके बारे में वीडियो। करीबन आप जीवन के हर फील्ड में आपकी जो सोच है वो असर करती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है अज्ञात की ओर, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।